नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और शानदार तरीके से आपकी स्कूल व्याख्याता के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। एजुकेशनल मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, जिसमें से हमने निरीक्षण का टॉपिक कुछ दिनों पहले कंप्लीट कर लिया था और सुपरविजन का टॉपिक हमारा बाकी चल रहा था, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। आप में से कुछ विद्यार्थी नए होंगे, उन्हें नहीं पता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट की एक पूरी सीरीज हमारी चल रही है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप बाकी के टॉपिक भी आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध क्या है, एजुकेशनल इंस्पेक्शन और सुपरविजन, ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। 9 से 10 क्लासेज हो गई है। चलिए तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ और कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। इसके अलावा कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगा और इसके साथ एक अपडेट आप सभी के लिए। और अब आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे, जैसे आप सभी की डिमांड चल रही थी कि हम लिखने वाली समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसको आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड हमने ले लिया है। आइए तो टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। पर्यवेक्षण, या इसी को परिवीक्षण भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपरविजन। सबसे पहले इस शब्द पे बात करते हैं दोस्तों। पर्यवेक्षण, संधि विच्छेद कर देते हैं। परिधन वेक्षण। परि का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर, और वेक्षण का अर्थ होता है देखना। समझ गए क्या आप? चारों ओर देखना, यह है पर्यवेक्षण, जिसको हम बोलते हैं सुपरविजन। दैनिक जीवन में भी, हम बोलचाल में भी इस शब्द का यूज में लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पर्यवेक्षण को सुपरविजन बोलते हैं इंग्लिश में। सुपरविजन, सुपर प्लस विजन। सुपर का अर्थ होता है दोस्तों अलौकिक, असाधारण, दिव्य, और विजन का मतलब होता है दृष्टि। यानी अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अलौकिक दृष्टि, या हम उसको ये बोल सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि। समझ गए आप? सुपरविजन का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि। याद कीजिए आप, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको सुपरविजन और इंस्पेक्शन में डिफरेंस आपको समझाया था। भाई दोनों का अर्थ यही होता है, जांच करना, अवलोकन करना। लेकिन सुपरविजन कैसा होता है? सकारात्मक होता है, सुधारात्मक होता है। जबकि निरीक्षण की अगर हम बात करें, इंस्पेक्शन की हम बात करें, तो वो होता है दोस्तों नकारात्मक, है ना। वो त्रुटियां निकालने का काम करता है, आलोचनात्मक होता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता है। हालांकि लास्ट में मैं एक कंप्लीट लिस्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, मैं आपको एक बार नोट्स पर लेके चलता हूँ। लास्ट में हम बिल्कुल इस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए, एक सारणी के माध्यम से मैं दोनों में डिफरेंस करके आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक तरफ है दोस्तों निरीक्षण और एक तरफ है पर्यवेक्षण। दोनों में अंतर से पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, और ये टॉपिक रटने का नहीं है, केवल समझने का टॉपिक है। ठीक है, चलिए, मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरविजन क्या है। अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। ये देखिए, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। सुपरविजन क्या होता है, सूक्ष्म दृष्टि इसको हम कहेंगे। अब इसके आगे हम लगा देते हैं, पर्यवेक्षण के आगे शैक्षिक पर्यवेक्षण, क्योंकि हम शिक्षा के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षा के क्षेत्र में अति सूक्ष्म अवलोकन करना। भी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं, उनको जांचना, अवलोकन करना। ठीक है, किसी संस्था के चहुमुखी दिशा का सूक्ष्म अवलोकन करना और सुधार के लिए सुझाव देना ही क्या है दोस्तों? पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है। यहां पर आप इस शब्द पे गौर कर रहे हैं, सुधार के लिए सुझाव देना। भी जांच करना, अवलोकन करना निरीक्षण में भी था, है ना। वहां पे कमियां निकाली जाती थी, वो नकारात्मक था। जांच इसमें भी की जाती है, अवलोकन इसमें भी किया जाता है, लेकिन साथ में सुझाव दिया जाता है कि इस कमी को इस प्रकार से दूर कीजिए।
ठीक है, वहां पे भय होता था, यहाँ पे भय नहीं होता, मैत्रीपूर्ण ये कार्य होता है। शैक्षिक कार्यों का अवलोकन एंड उचित निर्देशन देना ही क्या है दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण है। उम्मीद है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं। अब देखिए पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएं। अब थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, मतलब आपने समझ लिया है, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता आप लोगों के सामने आती है कि पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। मतलब जो पर्यवेक्षण करने वाला पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है, और जिस कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है, जिसका व्यक्ति का या कार्य का, तो वहां पे क्या है, मानवीय संबंध आवश्यक है, वहां पे कोऑपरेशन आवश्यक है, सहभागिता आवश्यक है। ठीक है, यह जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है। इस शब्द को आप समझिए कि जनतंत्रीय दर्शन क्या है दोस्तों। जनतंत्रीय दर्शन से मतलब है कि जिसमें जनतंत्रीय मूल्यों का होना, जैसे समानता, सहकार, व्यक्ति का सम्मान, सहयोग, सहभागिता, पर्यवेक्षण में ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि पर्यवेक्षण क्या है दोस्तों, मैत्रीपूर्ण है। इसमें जांच की जाती है, लेकिन जांच करने के बाद सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं मैत्रीपूर्ण तरीके से। इसमें डर की भावना नहीं होती है, कोई दंड देने का प्रावधान नहीं होता है। अभी कमी है तो उसको आप इस प्रकार से सुधारिए। तो ये क्या है, जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है। ये विशेषताएं हैं सुपरविजन की। तीसरी बात, यह वैज्ञानिक है। समझ रहे हो, वैज्ञानिक मतलब विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिकता क्या होती है, क्रमबद्ध अध्ययन जो कि नियमों पर आधारित है, सिस्टेमेटिक है। यह वैज्ञानिक है, अतः पर्यवेक्षण में वैधता, विश्वसनीयता, तथ्यों में क्रमबद्धता आवश्यक है। पर्यवेक्षण निष्कर्ष संदेह से परे होने आवश्यक है। ठीक है, यह आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, इसमें परस्पर सहयोग आवश्यक है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई पर्यवेक्षण का दायित्व स्वीकार करना आवश्यक है। भी सहयोग की भावना होनी चाहिए। फिर कोई भी सुपरविजन हो रहा है, कार्य का सुपरविजन हो रहा है, तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए कि हमने ये कार्य किया, ऐसे किया, गलती को भी स्वीकार किया जाए, सुधार करने का प्रयास किया जाए। इसका क्षेत्र दोस्तों कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है, क्या है, व्यापक है। प्रभावी परिणाम के लिए उचित प्रशिक्षण व नेतृत्व आवश्यक है। स्टाफ की नई शिक्षण तकनीकों में अनुस्थापना आवश्यक है। अगर आपको पर्यवेक्षण का मतलब आपको समझ में आ गया है कि भाई ये सकारात्मक है, सुधार बताने के लिए प्रेरित करता है, अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई है, तो इसकी चाहे विशेषता की बात हो, आवश्यकता की बात हो, महत्व की बात हो, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इनको रटना नहीं है, केवल एक दिमाग में समझ डेवलप करनी है। ठीक है ना, एक बार आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर होगी, और फिर उसके बाद कपिलांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप इसका टेस्ट लगाए तो आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों पर्यवेक्षण की विशेषताएं। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए आप। देखिए पहले हमने निरीक्षण पे चर्चा की, और निरीक्षण के स्थान पे अब हमने लिया पर्यवेक्षण। अब दोनों में अंतर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इसके स्थान पर इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमें, क्योंकि इसमें क्या था, भय का, डर का माहौल था। इसमें त्रुटि निकाली जाती है, ये आलोचनात्मक है, नकारात्मक है, जबकि इसमें क्या है, सकारात्मक है, मैत्रीपूर्ण है, सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसमें डर नहीं होता है, इसमें डर होता है ना। तो इसके स्थान पर पर्यवेक्षण धीरे धीरे इसके स्थान पर वर्तमान में ये स्थान लेता जा रहा है। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ता हूं। पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों है, सुपरविजन की आवश्यकता क्यों है। कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी कार्य हो रहा है और उसकी जांच हो रही है मैत्रीपूर्ण तरीके से, तो अब आप खुद ही एज्यूम करिए कि भाई उस कार्य में कोई कमी होगी तो उसका पता चलेगा, उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे। जैसे अब हम बात करेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता, क्योंकि हमें बात करनी है एजुकेशनल से जुड़ी हुई। भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होगा इससे,
पहली बात, इसलिए आवश्यकता है। शिक्षक की कार्य कुशलता एवं स्वतंत्रता में विकास करने के लिए, भाई कोई भी टीचर अध्यापन का कार्य करवा रहा है और अध्यापन में उसकी कोई कमी है तो उसके लिए उसको सुझाव दिए जाए ताकि उसकी कार्य कुशलता बढ़े, है ना, और वो स्वतंत्रता के साथ कार्य करे, क्योंकि पर्यवेक्षण में डर वाली बात नहीं रहेगी, है ना, इसलिए तो सुधारात्मक है, सकारात्मक है। शिक्षक को परामर्श, सहयोग व मार्गदर्शन के लिए भी पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा जो विशेषताओं में जो हमने पढ़ा है उन्हीं को आप घुमा फिरा के यहाँ पे यूज में ले सकते हो, जैसे नवाचार व कौशलों का विकास करने के लिए भाई टीचर स्वतंत्र रहेगा तो वो कुछ ना कुछ नई चीजें करेगा, क्रिएटिव कार्य करेगा जिससे बच्चों को भी फायदा पहुंचेगा। वैज्ञानिकता, रचनात्मकता के लिए, तो वही बातें हैं। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ आसान भाषा में, कि जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या है, अब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, महत्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, महत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। याद करिए ग्रेजुएशन के जो हमारे कॉलेज के एग्जाम होते थे, वहाँ पे जो थियोरिटिकल पोर्शन होता था उसमें हम यही तो करते थे, पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या है, पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, पर्यवेक्षण के दोष क्या है। और हम उस एग्जाम में एक क्वेश्चन जो 20 नंबर का आता था उसमें 10-15 पेज भर के आते थे और हमारे नंबर आ जाते थे। तो वो भरते कैसे थे आप, कि भाई उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद वो महत्व में कन्वर्ट हो जाता है, बातें वही होती है लेकिन उनका रूप चेंज हो जाता है, अलग रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक समझ आपको डेवलप करनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली सही कर पाओगे अगर आपको पर्यवेक्षण का मतलब समझ में आ रहा है कि पर्यवेक्षण क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या इसकी प्रकृति है, तो इजीली आप इस तरह के प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य क्षेत्र को लेकर हम बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक टेबल हमने बना दी है और थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए कार्य क्षेत्र को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों निदानात्मक, डायग्नोस्टिक रोल, और दूसरा है मार्गदर्शन या उपचारात्मक क्षेत्र। सबसे पहले आप इस शब्द को समझें, ये जो निदान शब्द लिया गया है ये मेडिकल से लिया गया है है ना। क्या होता है दोस्तों निदान, क्या होता है निदान का मतलब, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी कोई भी समस्या है, जैसे मेडिकल साइंस में तो हम रोग की बात करते हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी रोग है, तो उसके कारण की पहचान करो और उसको दूर करने के लिए समाधान दो, सॉल्यूशन दो, यही होता है दोस्तों निदान। अब हम बात करेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण में। अब इसमें क्या होगा, निदानात्मक क्षेत्र में हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला है कक्षा शिक्षण का अवलोकन, जो स्टूडेंट जिस कक्ष में बैठे हुए हैं वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, और जो पर्यवेक्षक होगा, जो सुपरविजन कर रहा होगा, वो क्लास में पीछे जाके बैठ जाएगा और देखेगा कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। समझ रहे हो, कक्ष का माहौल कैसा है, और वहाँ पे टीचर के पढ़ाने में कोई कमी है और टीचर कोई समस्या, कठिनाई का सामना कर रहा है तो उसका समाधान टीचर को बताएगा। आ गई बात, पहला कक्षा शिक्षण का अवलोकन करेगा, तो ये किस में आएगा, निदानात्मक क्षेत्र में। फिर दूसरा है शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को दिए गए कार्यों का अवलोकन करना, जिसको हम गृह कार्य कहते हैं। टीचर बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं तो जो पर्यवेक्षक होगा उसको देखेगा कि बच्चों को होमवर्क टाइम पे मिल रहा है, मिल रहा है तो चेक हो रहा है, टीचर वेरी गुड दे रहा है नहीं दे रहा, समझ रहे हो आप, टीचर ढंग से चेक कर रहा है होमवर्क को या केवल आफत काट रहा है। होता है ना, भी कॉपी आई, रजिस्टर आया, फटफट करके लास्ट में साइन मार दिए। तो इस तरह से जो पर्यवेक्षक होगा वो चीज को ऑब्जर्व करेगा। और तीसरा है शिक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण। भाई टीचर को पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, पोशार का, चुनावों की ड्यूटी, तो उन कार्य का भी पर्यवेक्षण करेगा कि शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ अपनी बाकी की जिम्मेदारियों को भी ढंग से पूरी कर रहा है या आफत काट रहा है।
और कोई उसको कठिनाई आ रही है तो उसका समाधान निकालेगा पर्यवेक्षक। और पर्यवेक्षक क्या करेगा? पर्यवेक्षण करेगा। समझ रहे हैं आप? सारी बातों को रिलेट कीजिए आप। तो ये हो गया दोस्तों निदानात्मक क्षेत्र, इसमें ये तीन चीजें आ गई। उसके बाद दूसरा है मार्गदर्शन। इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि शिक्षकों की व्यावसायिक समस्याओं पर। भाई शिक्षक का जो पढ़ाने का जो विषय है उसको लेकर उसकी कोई समस्या है या पढ़ाने के तरीके में शिक्षक को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसको मार्गदर्शन करेगा कि बच्चों को आप ऐसे पढ़ाओ, डायग्राम दिखाओ, प्रैक्टिकल करके बताओ, ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे चीज़ें और क्लास में ही उनको याद हो जाए। तो ये हो गया व्यावसायिक समस्याओं पर। टीचर के विषय वस्तु से जुड़े हुए जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा इसमें। दूसरा है शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं एवं त्रुटियों के आधार पर। भाई शिक्षकों के जो भी गुण दोष हैं उसको लेकर शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। और थर्ड है शिक्षक की योग्यताओं एवं क्षमताओं का निरंतर विकास। भाई टीचर आप बन गए हो, जब आप स्कूल व्याख्याता बन जाओगे तो आपने देखा होगा ना कि बीच बीच में शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप लगती है। तो इसमें वही किया जाएगा कि क्षमताओं का निरंतर विकास किया जाएगा, टीचर को गाइड किया जाएगा कि यहाँ से आप पढ़ाने का कंटेंट ले सकते हो और अपनी स्किल को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि उनका क्या हो, निरंतर विकास हो, जिससे शिक्षक और अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। समझ गए क्या? केवल समझने की बातें हैं। यह है शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र, जिनको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। मार्गदर्शन, निदानात्मक। मार्गदर्शन कहो या उपचारात्मक कहो, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी देखिए बात ले दे के वही आ गई, सुधार की बात की जा रही है, फिर जांच की जा रही है और फिर सुधार के लिए समाधान दिए जा रहे हैं। यही शैक्षिक पर्यवेक्षण है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पर्यवेक्षण के प्रकार को लेकर दोस्तों। इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कैसे? संख्या के आधार पे, और दूसरा है भूमिका व दृष्टिकोण के आधार पर। समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। संख्या के आधार पे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, जब सुपरविजन केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो वो किस में आएगा? व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में, केवल एक ही आदमी होगा। और जब सुपरविजन पैनल के माध्यम से, पैनल से मतलब है कि ग्रुप के माध्यम से, मान लीजिए किसी स्कूल में एक टीम आ गई साहब जो स्कूल की पूरी जांच करेगी, उसमें साइंस का भी एक्सपर्ट होगा, मैथ्स का भी होगा, कंप्यूटर का भी होगा, खेल कूद का भी होगा। तो कंप्यूटर का एक्सपर्ट लैब में जाके देखेगा कि भाई क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पैनल के माध्यम से, पूरे ग्रुप के माध्यम से क्या हो रहा है? सुपरविजन हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? पैनल सुपरविजन कहेंगे। और व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति सुपरविजन का कार्य करेगा। मेरे ख्याल से इनको एक एक बात को लिखवाने की जरूरत नहीं है, नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। उम्मीद है बात आ गई होगी समझ में। संख्या के आधार पे, यहाँ पे ग्रुप है, एक से ज्यादा है, यहाँ पे एक है। दूसरा है भूमिका व दृष्टिकोण के आधार पर। इस शब्द पर गौर फरमाए। दृष्टिकोण, नजरिया, भूमिका के आधार पर सुपरविजन। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए, पहले आप इस लिस्ट को देखिए। पहले आप इस लिस्ट को देखिए। कैसे? यहां पर आप देखेंगे भूमिका व दृष्टिकोण के आधार पर। यहाँ पे मैंने 6 प्रकार बताए हैं आपको। कौन कौन से? पहला है क्लिनिकल पर्यवेक्षण, दूसरा है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक, रचनात्मक पर्यवेक्षण। ये 6 प्रकार हो गए साहब। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? दृष्टिकोण, नजरिए के आधार पे पर्यवेक्षण। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिसमें सहयोग की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो, ऐसा कौन सा पर्यवेक्षण होगा? अब आप नाम पढ़िए। नियंत्रणात्मक, निरीक्षणात्मक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक। सहयोग, स्वतंत्रता, तो ये क्या है? लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण की बात कर रहा हूँ। ऐसा पर्यवेक्षण जिसमें बात की जाए नियमों की, क्रमबद्धता की,
तो वो पर्यवेक्षण कैसा होगा भाई? ये नियम और क्रमबद्धता की बात विज्ञान में की जाती है तो वैज्ञानिक हो जाएगा। ऐसा परीक्षण जो नियमों पे आधारित हो, डर वाली बात करे, कंट्रोल करे शिक्षक को, तो वो पर्यवेक्षण कैसा होगा? नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। समझ गए क्या बात? ऐसा कौन सा पर्यवेक्षण जिसमें टीचर को आज़ादी दी जाए? भाई आपको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप बच्चों को पेंटिंग सिखाएं। खेलकूद में किसी टीचर का इंटरेस्ट है तो वो खेलकूद के बारे में भी बच्चों को सिखाएं। क्रिएटिव तो वो क्या होगा? रचनात्मक पर्यवेक्षण होगा। समझ गए क्या? दृष्टिकोण छिपा हुआ है इन शब्दों में ही, और नाम से ही अर्थ निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत आपका नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा समझ के इनको पढ़ेंगे। हालांकि मैं डिटेल से अभी एक एक पर बात करने वाला हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहला आता है क्लिनिकल पर्यवेक्षण। नाम ही देखिए क्लिनिक है, मेडिकल वाला शब्द आ रहा है, जिसमें क्या माना जाता है? कक्षा कक्ष को एक क्लिनिक मानकर पर्यवेक्षण किया जाता है दोस्तों। जैसे क्लिनिक होता है ना, वैसे ही क्लासरूम को क्लिनिक मान के सुपरविजन किया जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में तीन कार्य किए जाते हैं। तीन कार्य कौन कौन से हैं? जैसे पहला है शैक्षिक नियोजन, फिर उसकी क्रियान्विति, और फिर लास्ट में करना है उसका मूल्यांकन। तो ये तीन कार्य इसमें किए जाते हैं। ठीक है, यह पर्यवेक्षण लक्ष्य आधारित है। इसमें पर्यवेक्षक के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है दोस्तों, कि जिस प्रकार से क्लिनिक चलाने के लिए डॉक्टर को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस सुपरविजन में जो पर्यवेक्षक होता है उसको क्या है? ट्रेनिंग जरूरी है दोस्तों, प्रशिक्षण आवश्यक है। और ये क्या है? प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक है। ये हमने किसकी विशेषताएं पढ़ी? पहला क्लिनिकल पर्यवेक्षण। आ गई बात समझ में? और हम क्या पढ़ रहे हैं? ये भूमिका के आधार पे, हम भूमिका व दृष्टिकोण के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं, है ना? क्लिनिकल हो गया हमारा। अब देखो सर सेकंड वाले पे चलते हैं, और सेकंड वाला है नियंत्रणात्मक। आइए ये देखो सर सेकंड वाला। चलो पहले निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण को ले लेते हैं, थर्ड पे लेंगे उसको नियंत्रण वाले को। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यहां पर आप देखेंगे यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है, निरीक्षणात्मक। ये वही निरीक्षण वाला फॉर्म है इसका। एक तो पर्यवेक्षण और दूसरा है निरीक्षण, इंस्पेक्शन वाला। यह परंपरागत स्वरूप है जिसमें यह मानकर चला जाता है कि पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता होता है। समझ गए क्या आप? जिसमें पर्यवेक्षक अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, अधिकारी के रूप में आता है, डर का माहौल इसमें रहता है, क्योंकि निरीक्षण में यही तो होता था। तो ये कौन सा है? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। और ये क्या है? परंपरागत स्वरूप है, पहले यही चलता था। इसका उद्देश्य केवल त्रुटियों को पता लगाना होता है। इस पर्यवेक्षण में यह भी माना जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों व विषयों की भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, अधिकारियों का दृष्टिकोण छिद्रान्वेषण का होता है, मतलब छिद्रान्वेषी मतलब कमी निकालना। इसे आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि किसको आधिकारिक पर्यवेक्षण कहा जाता है। तो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण को आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अधिकारी होता है, वो कमी निकालता है, त्रुटि निकालता है। इस पर्यवेक्षण में आज्ञा, निर्देश, नियमों पर विशेष बल होता है। पर्यवेक्षण की एक पारंपरिक कार्य विधि होती है। इस पर्यवेक्षण में पूर्व नियोजित निश्चित विशेष शिक्षण विधियों के क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जाता है। अतः शिक्षक पर्यवेक्षण के समय उन्हीं विधियों को अपनाते देखे जाते हैं। पर्यवेक्षण के बाद पर्यवेक्षक निर्धारित मानदंडों व विधियों के आधार पर शिक्षण की सफलता या प्रशासन की सफलता को आंकता है। समझ गए क्या? बस इतना सा पूछा जाएगा।
कि भाई जिसमें अधिकारियों का दृष्टिकोण कैसा होता है, त्रुटि निकालने वाला होता है, कमी निकालने वाला होता है, तो वो कौन सा पर्यवेक्षण है? निरीक्षणात्मक। किसे आधिकारिक पर्यवेक्षण कहते हैं? इसी को कहते हैं। किसको परंपरागत पर्यवेक्षण कहते हैं? इसी को कहते हैं परंपरागत। ये भी आप लिख सकते हो। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये निरीक्षण वाली ही इसमें बात है, इंस्पेक्शन वाली सारी क्वालिटीज इसमें मौजूद है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो इसकी कमियां अच्छाइयों पे बात कर लेते हैं। अब देखिए इस पर्यवेक्षण के लाभ क्या है। मैं बात कर रहा हूँ निरीक्षणात्मक के। निश्चित कार्य विधि कार्य व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त होता है। भाई इसमें पैटर्न फिक्स होता है भी ये कार्य इस विधि से होना चाहिए, इतने समय में होना चाहिए, इस व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अधिकारियों के आने के वजह से कार्यक्रम नियमित और विधि पूर्वक संपन्न होते हैं। भाई पता है कि अधिकारी आने वाला है आज चेक करने के लिए, तो वहाँ पे फिर टीचर क्या है, सारे काम सिस्टम से करेंगे, समय पे करेंगे, डर से करेंगे कि कहीं चेकिंग वाले नहीं आ जाए। दंड के भय से सेवा में उन्नति के अवसरों में विपरीत निरीक्षण रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप विकास में बाधा के कारण शिक्षक पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं। भाई डर रहता है तो आदमी फिर ढंग से काम करता है कि भाई अगर मेरी कोई कमी पकड़ी गई तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। समय व साधनों की बचत होती है। ठीक है। कार्य प्रणाली में सुधार शीघ्रता से होता है, जैसे ही पेनल्टी लगी तुरंत काम हो जाता है। अब लेकिन ये तो इसकी अच्छाइयों पे हमने बात की, अब इसकी कुछ कमियां हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इस पर्यवेक्षण प्रकार की आज के युग में सर्वाधिक आलोचना की जाती है। क्यों? उसका क्या रीजन है? यह छिद्रान्वेषी है। छिद्रान्वेषी का मतलब कमियां निकालता है। संकुचित मनोवृत्ति पर आधारित है। कैसे? भाई कोई काम करना है वो उस विधि से करना है तो उसी विधि से करना है, उसी व्यवस्था से करना है। संकुचित। अविश्वास पर आधारित है। व्यक्तिगत सृजनशीलता में बाधक है। समझ गए क्या? भाई टीचर को पहले ही बता दिया कि भी इसी मेथड से करना है तो उसकी रचनात्मकता समाप्त हो जाएगी। वो कोई नई चीज, नई वस्तु, नई बात का सृजन नहीं कर पाएगा। मानवीय मूल्यों के विपरीत है। बस इनको तो भाई त्रुटि पकड़ना है, तुरंत दंड दो। तो ये क्या है? मानवीय मूल्यों के विपरीत है। सहयोग की भावना इसमें नहीं है। इसमें शिक्षकों की मौलिकता व स्वत्व का ह्रास होता है। ठीक बात है। विद्यालय में नीरस पर्यावरण को जन्म देता है। शिक्षकों के मनोभावों को दबाया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति में बाधक है। भाई इसने बांध दिया ना टीचर को कि ये काम ऐसे ही करना है, तुम्हें अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ नियमों के हिसाब से करना है, तो फिर क्रिएटिविटी कैसे आएगी? है ना? शिक्षक स्वतंत्र नहीं है। वो करना क्या चाहता है, कैसे करना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। आधुनिक जनतंत्री मूल्यों यथा समानता, सहकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति आदि में बाधक है। आत्मविश्लेषण, समालोचना का अभाव है। तो ये सब कमियां हैं किसकी? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण की। अगर आपको निरीक्षण का मतलब पता है तो मेरे ख्याल से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपको रटनी पड़े, पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ये बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे और देखिए, थर्ड नंबर पे आता है निरोधात्मक पर्यवेक्षण या नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। कैसे? यह पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक दोनों की कठिनाइयां जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में योग देता है। पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभवी हो। यह पर्यवेक्षण भी आधिकारिक पर्यवेक्षण के समान है क्योंकि इसमें नियंत्रण किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पर्यवेक्षण शिक्षकों की कठिनाइयों को जानकर उनके आधार पर सुधारों के लिए कार्य करता है। इसके लिए व्यक्तिगत पर्यवेक्षक या निश्चित उपकरणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः पर्यवेक्षक न केवल अनुभवी परंतु निरीक्षण तकनीकों में भी दक्ष होना चाहिए। ये है दोस्तों निरोधात्मक पर्यवेक्षण। आसान भाषा में समझाता हूँ कि इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको जानकर उनके लिए सुधार के कार्य करता है ये।
निरोधात्मक पर्यवेक्षण। ठीक है, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके लिए मतलब निश्चित उपकरणों का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर इसमें यह है कि जो पर्यवेक्षक है वो अनुभवी होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा है लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण। ये सबसे अच्छा सुपरविजन है। क्यों? क्योंकि इसमें सहयोग की भावना रहती है, मानवीय मूल्य रहते हैं। कैसे? देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इस पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। ये सवाल आपके लिए बन जाएगा सर अब। कैसे? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि सभी संबंध व्यक्ति परस्पर सहयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की समस्या निदान एवं सुलझाने में योग देते हैं, मिलकर काम करते हैं सर। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षक यह जानता है कि पर्यवेक्षण उसके शैक्षिक एवं व्यवहारिक विकास के लिए है। उसका उद्देश्य मात्र त्रुटि निकालने के लिए और उनका उपयोग उसके विरुद्ध करने के लिए नहीं है। मतलब कमी जो बताई जा रही है उस कमी को दूर करो, और उसका क्या लिखा है, उसका उद्देश्य मात्र त्रुटि निकालने के लिए नहीं, उनका उपयोग उसके विरुद्ध करने के लिए नहीं है। भाई त्रुटि निकाल के उनके खिलाफ दंड देने से नहीं है, बल्कि उन त्रुटियों को दूर करने से है ना। और इसमें क्या होता है, मिलकर काम किया जाता है, सहयोगी पर्यवेक्षण इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः यह पर्यवेक्षण आधुनिक दर्शन के अनुरूप है, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान से देखा जाता है। जनतंत्रीय दर्शन में क्या होता है, समानता, सहकार, सहयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य रूप से आती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण कहते हैं। लोकतंत्र में भी तो यही होता है कि सबको आजादी होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वही बात यहाँ पे है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए इस पर्यवेक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए इस पर्यवेक्षण में क्या होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, समग्र शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन होता है, अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण संभव होता है, सामूहिक सहयोग से होता है, लोकतंत्री मूल्यों का सम्मान किया जाता है, शिक्षक के व्यक्तित्व का भी सम्मान किया जाता है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अब वैसे तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है सुपरविजन, लेकिन आपको पता है कमियां तो सब में होती है ना, चांद में भी दाग है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि वैसे तो ये पर्यवेक्षण सर्वोत्तम है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। क्या? पर्यवेक्षकों का कम योग्य होना। दूसरी बात, अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक होना। भाई कठोर तो कार्यवाही हो ही नहीं रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो। अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होते हैं, मतलब लोचशीलता होती है, समझाते हैं सभी को, लेकिन कितने शिक्षक उन कमियों को दूर करते हैं, सुधार के लिए कार्य करते हैं, आपको भी पता है। अध्यापकों के ज्ञान और मौलिकता में कमी का होना। ठीक है, कुशल पर्यवेक्षकों की तुलना में अध्यापकों की संख्या यहाँ पे अधिक होती है, तो ये कमियां हैं दोस्तों। ठीक है ना। और फिर क्या है, जब इस तरह का जहाँ पे वातावरण होता है तो वहाँ पे कार्यों में भी देरी होती है ना। और फिर अप्रशिक्षित अध्यापक रहेंगे तो फिर वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी शिक्षा में, तो ये सब इसकी कमियां हैं। बाकी फिर भी ये सर्वोत्तम माना जाता है, कौन सा, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, अगला है दोस्तों वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। नाम से ही पता चलता है भैया इसमें क्या होगी, विज्ञान की बात होगी, तथ्यों की बात होगी, क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। आधुनिक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का अर्थ हुआ कि यह क्रमबद्ध, वैध तथा विश्वसनीय है। इसकी आधुनिक तकनीक पूर्णतया वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विकसित हुई है, क्योंकि विज्ञान की उपलब्धियों का प्रभाव पर्यवेक्षण की तकनीक पर भी पड़ा है। अय्यर ने इस पर्यवेक्षण के बारे में कहा है कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वह है जिसमें अनुदेशों में सुधार के लिए मापने योग्य नियंत्रण विधियों का प्रयोग होता है तथा ये विधियां वैध और विश्वसनीय हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है वैज्ञानिक
पर्यवेक्षण, साइंटिफिक सुपरविजन। देखिए व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, वैध है, विश्वसनीय है, इन विधियों का इसमें प्रयोग होता है। निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं भाई, साइंटिफिक है, सभी को मान्य होते हैं। निष्कर्षण पर्यवेक्षण सिद्धांतों के विकास में योग देते हैं। अविश्वास की स्थिति में प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जा सकती है। सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक चीजें हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो भी देख लीजिए आप। क्या? अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों का इन विधियों में दक्ष न होना। में देखिए साइंटिफिक चीजों का ज्ञान सभी को नहीं होता है, तो पर्यवेक्षकों को भी इन टेक्निक्स का पता नहीं होता है और वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अनेक परिस्थितियों का यथा बातचीत के अतिरिक्त व्यवहार के बारे में निर्णय न दे पाना। अनेक उपकरण तथा वीडियो टेप, सीसीटीवी, कंप्यूटर का आसानी से उपलब्ध न होना। ये आप देखिए ना, स्कूलों में आज भी हमारी सभी स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह, सीसीटीवी वगैरह उपलब्ध नहीं है ना। आदि अनेक बाधाएं हैं जो सामान्य स्तर पर पर्यवेक्षण में इन विधियों के प्रयोग को रोकती है। इससे साइंटिफिक सुपरविजन प्रभावित होता है। भाई संसाधन तो चाहिए ना, इक्विपमेंट तो चाहिए। अभी तक इन विधियों का प्रयोग परीक्षण के तौर पर ही हुआ है। ओके, तो ये इसकी कमियां हैं जी। इसके बाद अब मैं चलता हूं दोस्तों अंत में, जो कि है रचनात्मक पर्यवेक्षण। क्या है ये रचनात्मक पर्यवेक्षण? ये देखिए, इसमें देखिए पहली ही लाइन ये लिखी है कि निरीक्षणात्मक अथवा आधिकारिक पर्यवेक्षण है जहां व्यक्तिक सृजनता उसके कार्य की मौलिकता को आघात पहुंचता है, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता इनमें। जबकि रचनात्मक पर्यवेक्षण में भाई टीचर को अपने हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है, अपने निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र है। तो उसके कार्यों में क्या आएगी? रचनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। इसके विपरीत रचनात्मक पर्यवेक्षण व्यक्तिक सृजनता व मौलिकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। सब नाम से ही पता लगता है, कॉमन सेंस वाली बात है। इस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण अधिकारी स्टाफ के कर्मचारियों के उन गुणों का पता लगाकर जो किसी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय हैं, उन गुणों के विकास के लिए समुचित पर्यावरण सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है। भाई जो सुपरवाइजर है उसको पता लगता है कि इस टीचर में ये गुण अच्छा है। मान लीजिए किसी टीचर के अंदर भाई ये है कि भाई ये टीचर डांस वगैरह म्यूजिक सिखाने में एक्सपर्ट है, तो उसके लिए वो वातावरण उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे यही बात इसमें मेंशन की गई। भाई किसी टीचर को पेंटिंग बनाना अच्छा आता है तो उसको फ्री करता है कि भाई आप ये कार्य भी कर सकते हो। जबकि निरीक्षण में क्या हो रहा था? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण में वहां पे लिमिट थी कि भाई ये काम ऐसे ही होना है, इसी विधि से करना है। तो वहां पे क्या स्वतंत्रता बाधित हो रही थी टीचर की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बस ज्यादा इनमें क्या है, रटना कुछ नहीं है, केवल बात को समझना है कि भी कहना क्या चाह रहा है। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सुपरविजन कौन सा है, कि वैज्ञानिक है कि रचनात्मकता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण यह स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ गुण होते हैं। अच्छा जी, और उनका समुचित अवसर देने से विकास किया जा सकता है। अतः पर्यवेक्षक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से गुणों को परख कर आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इससे उसके विद्यालय में अनेक मौलिक कार्यों का विकास होता है। ठीक है, अब देख लो भाई ये रचनात्मक पर्यवेक्षण की कुछ विशेषताएं जो मेरे ख्याल से पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि भी सृजनशील गुणों का विकास होगा। नई नई शिक्षण विधियों के प्रयोग परीक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षकों को अपनी नवीनता के कार्य के प्रति संतोष होता है जब उसके कार्य को सराहा जाता है। भी कोई भी टीचर कोई नई टेक्निक से कार्य करता है और उसकी जब प्रशंसा होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। आपने भी देखा होगा कि घर में आप कोई भी कार्य कर रहे हो और घर के हमारे बड़े लोग तारीफ करते हैं कि ये काम बहुत बढ़िया किया, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं, आगे भी कुछ नया करने का सोचते हैं। छात्रों और शिक्षकों की रुचियों में संशोधन होता है, सृजनशील गुणों का विकास होता है, एक स्वस्थ प्रतिद्वंदता का विकास होता है। सारी बातें वही है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, भी अच्छाइयां हैं तो कमियां भी हैं। क्या? भी देखो विद्यालय शिक्षा विभाग और बोर्ड ये ऐसे नहीं चलते हैं कि भी टीचर का मन हुआ कि आज तो चलो पेंटिंग बनवाते हैं सबको।
वो नियमों से चलते हैं। अभी जैसे आप देखिए, हमारे राजस्थान में थोड़ी सर्दी का माहौल ज़्यादा है, तो फिर भी लेकिन शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चों का ऑफ कर दिया है, लेकिन टीचर्स को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नियमों से चलते हैं। वहाँ पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। विद्यालय शिक्षा विभाग और बोर्ड के नियम निर्देशों के अनुरूप चलते हैं, जिसमें नवीन प्रयोगों के लिए अवसर प्राप्त नहीं होते। भाई टीचर बंधे हुए होते हैं, भाई ये काम करना है, इस टाइम पे करना है, तो वो नए प्रयोग कर नहीं पाते। ठीक है ना। हर नया प्रयोग, चाहे शिक्षण विद्या ही क्यों नहीं, भौतिक व वित्तीय संसाधनों की मांग करता है। अभी साधन और धन भी तो होना चाहिए। कहाँ है धन, बताइए, जिसका अभाव प्राय विद्यालय में रहता है। आप देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कितनी कमी है। बहुत सारे स्कूल तो पेड़ के नीचे चल रहे हैं। अब टीचर कहाँ पे नवीन प्रयोग करेगा, जो बेसिक आवश्यकता है वही पूरी नहीं हो पा रही। सृजनशील नेतृत्व के बिना इस प्रकार का पर्यवेक्षण संभव नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ नए प्रयोग रचनाएं समाप्त हो जाते हैं। वही सारी बातें वही है। केवल आपका दिमाग इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि इस सुपरविजन में क्या होता है। बाकी इनको रटने की जरूरत नहीं, केवल ये समझने की बात है मेरे ख्याल से। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, पर्यवेक्षण की विधियों पे बात कर लेते हैं। एक तो है दोस्तों आंतरिक विधि, ठीक है, आंतरिक विधि, और दूसरी है बाह्य विधि। नाम से ही पता चलता है भाई आंतरिक पर्यवेक्षण कौन करेगा। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपनी संस्था के विभागों की जांच की जाएगी। खुद मतलब खुद का अंदर का आदमी, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल प्राचार्य होगा वही सुपरविजन करेगा। तो ये क्या है, आंतरिक सुपरविजन। और बाह्य में क्या होगा, बाहर का व्यक्ति जांच करेगा। बाह्य पर्यवेक्षकों द्वारा किसी संस्था की जांच करना, जैसे डीओ के द्वारा स्कूल की जांच करना। और आंतरिक में कौन आएगा, प्राचार्य द्वारा अपनी स्कूल की जांच करना। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब पूरा कंपैरिजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आंतरिक में भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, पूर्व में सूचना दे दी जाती है कि भाई फलाने दिन आपका ये सुपरविजन होगा। और अनौपचारिक में क्या होगा, आकस्मिक होगा, तुरंत प्रकट हो गए साहब। ऐसे ही तो होता है, शिक्षा मंत्री जी अचानक से चले गए आज, तो ये जो बाह्य पर्यवेक्षण होता है ये भी आकस्मिक होता है। डीओ साहब अचानक स्कूल में चले गए और वहां पे जाके देखा कि मार्ट साहब सो रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से सुपरविजन होता है। औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में सूचना दी नहीं जाती, अचानक से हो जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, प्रभावी पर्यवेक्षक कहो या प्रभावी पर्यवेक्षण कहो। प्रभावी पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षक के गुण, क्वालिटीज। अब देखिए ये सब वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। पहला पॉइंट है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। मतलब ये शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शैक्षिक विकास से जुड़ा हुआ है। ये अंतिम उद्देश्य इसका यही है कि शैक्षिक प्रगति हो। दूसरी बात, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक है। वही डेमोक्रेटिक वाली बात कही गई है, सहयोगात्मक हो, मैत्रीपूर्ण हो, सहभागिता के साथ हो। यही तो होता है लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक में। ठीक है, वही सब बातें। तीसरा पॉइंट देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक तकनीकी सेवा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा मौलिक, रचनात्मक एवं वस्तुनिष्ठ शैक्षिक क्रियाओं को पूरा किया जाता है। अतः इसको एक तकनीकी सेवा द्वारा संबोधित किया जाता है कि एक तकनीकी सेवा है ये, क्योंकि इसमें इन सब पे ध्यान दिया जाता है, जैसे मौलिकता, रचनात्मकता, वस्तुनिष्ठता। इन पे वस्तुनिष्ठता का मतलब समझते हो क्या आप, वस्तुनिष्ठ शैक्षिक क्रिया क्या होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है पक्षपात रहित, सही और सटीक, है ना। अगला पॉइंट देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। भी सुपरविजन में यही तो होता है,
हम अवलोकन करते हैं कार्य का, और जो भी दिक्कत होती है उसके लिए परामर्श देते हैं, निर्देशन देते हैं। उसके बाद इसके द्वारा वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। समझ गए क्या? वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है भाई? इसमें कोई पक्षपात वाली भावना नहीं होती, सही और सटीक होता है बिना भेदभाव के, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। और विश्वसनीय पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। प्रभावी तो तभी होगा जब सही आंकड़े प्रस्तुत करोगे, सही तरीके से सुपरविजन होगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय योजनाबद्ध पर्यवेक्षण पर बल देता है। भाई ये क्या होना चाहिए? प्लानिंग के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये देखिए साइंटिफिक मेथड। शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय वैज्ञानिक विधि प्रदान करता है। ये सब बातें वही ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग शब्दों में हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सब क्वालिटीज होगी तो क्या होगा? पर्यवेक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा। आसान भाषा में ये है, और कुछ भी नहीं है। इनको देख के आपको लोड नहीं लेना है, केवल दिमाग में समझना है कि भाई होता क्या है ये। अब देखिए पूरा सार आपको अब इस टेबल से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। ये देखिए, एक तरफ है निरीक्षण और एक तरफ है सुपरविजन। ठीक है ना? ये देखिए, पहले हम निरीक्षण पढ़ेंगे फिर सुपरविजन पढ़ेंगे। अब अगर आपने 10 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुन ली, शानदार तरीके से आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से पहली बात, निरीक्षण का अर्थ किसी घटना को देखकर उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। सुपरविजन का क्या अर्थ है? घटना का अवलोकन करके सुझाव प्रदान करना है। समझ गए? इसमें तो भाई कोई कमी वगैरह मिल गई तो कर दो रिपोर्ट तैयार। इसमें घटना का अवलोकन किया जाता है, घटना को देखा जाता है और फिर सुझाव दिए जाते हैं। दूसरी बात, निरीक्षण में अधिक भय आतंक प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि जो जांच करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। जबकि इसमें क्या होता है? पर्यवेक्षण में सहयोग और सहानुभूति के भाव होते हैं। इधर डर का भाव होता है, इधर सहयोग का भाव होता है। तीसरी बात देखो, निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पर्यवेक्षण परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव प्रस्तुत करता है। निरीक्षण में तो ये है कि भाई जो भी बात सामने आ गई उसको नोट करके रिपोर्ट बना दी। और इसमें क्या होता है? पर्यवेक्षण में भी किस सिचुएशन की वजह से ये बात सामने आ रही है और उसको दूर कैसे करेंगे, वो बात इसमें बताई जाती है ना? ये नकारात्मक, सकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक। इसमें क्या होता है? अध्यापकों की आलोचना की जाती है निरीक्षण में। और इसमें क्या होता है? शिक्षकों के शैक्षिक स्तर में सुधार किया जाता है। उधर चलो, कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, विद्यालयों की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास करना। इसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है, ये सुधारात्मक होता है ना? निरीक्षण की प्रकृति अधिकारिक या नियंत्रणात्मक होती है, पर्यवेक्षण की प्रकृति प्रजातांत्रिक सहयोगात्मक होती है। इसमें क्या होता है? अधिकारी होता है, कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है? सहयोगात्मक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक होता है। निरीक्षण एवं व्यक्तियों के मध्य शासक एवं शासित की तरह के संबंध होते हैं, है ना? यहाँ पे क्या होता है? समानता, मित्रता के संबंध होते हैं। वहां पे क्या होता है? एक अधिकारी होता है, वो पावरफुल रहता है। टीचर्स डरे हुए रहते हैं कि कोई कमी नहीं निकाल दे। यहाँ पे मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है समानता के साथ, कोई डर वाली बात नहीं है। निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है। यहाँ पे नेतृत्व द्वारा ही संभव होता है सुपरविजन, तभी तो भाई तुम गाइड करोगे, सुझाव दोगे, लीडरशिप होनी चाहिए ना। निरीक्षण भय युक्त वातावरण का निर्माण करता है, पर्यवेक्षण सहायता और मुक्त वातावरण में ही संभव हो सकता है। अब आप देखिए, दोनों में आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में आप इजीली सारी बातें आप समझ पाओगे। निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है, जो निरीक्षक एवं शिक्षक के मध्य होता है, जिसमें निरीक्षक की भूमिका प्रभावी होती है। सही बात है। व्यक्तिनिष्ठ होता है, हर व्यक्ति का तरीका सोचने का, समझने का अलग अलग होता है, और वो निरीक्षक और शिक्षक के मध्य होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? सामूहिक प्रयास है, जिसमें पर्यवेक्षक, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षार्थी सभी भाग लेते हैं। निरीक्षण की भावना मूल्यांकन करना होती है, पर्यवेक्षण में कुशल तकनीकों सेवा उपलब्ध कराने की भावना होती है। कमी के साथ बताया जाता है कि भी दूर कैसे करो।
निरीक्षण एक सत्ताप्रद रूप है, जबकि ये क्या है, शिक्षाप्रद रूप है। ठीक है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, ये व्यापक होता है। और देखो भाई और क्या क्या है। निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है, जबकि समुचित निर्देशन देना है। सूचना तो इसमें भी देखी जाती है, साथ में निर्देशन देते हैं। निरीक्षण में सामान्य सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, अनुसंधान के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है ना। तो ये जब इतने अंतर आप दोनों में कंपेयर करके पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक अब आपके क्लियर हो गए होंगे। निरीक्षण में निरीक्षण एक अधिकारी के रूप में होता है, इसमें पर्यवेक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। आ गई क्या बात समझ में? बस इसमें थोड़ी सी दो चार बातें हैं। एक तो पर्यवेक्षण के प्रकारों को आपको समझ लेना है, इनके अर्थ समझ लेने की, मूल भाव क्या है टॉपिक का। बाकी आपको फिर करना क्या है, जब ये चीज़ समझ में आ जाए ना आपको, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कपिलांश एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ये लो सर, ये रहा कपिलांश एकेडमी का ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस टॉपिक का टेस्ट। ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, टेस्ट सीरीज पे, फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाना और वहाँ पे इस टॉपिक का टेस्ट लगाना। वहाँ से आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आपको कोई भी समस्या रहे तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, और सभी टॉपिक की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो और इसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे मैनेजमेंट के। आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।